जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गड़ा के गौड़ वंश के शासक छत्रसाय के बारे में। और दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम गड़ा के गौड़ वंश के शासक हृदय शाह तक पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं गड़ा के गौड़ वंश के शासक छत्रसाय की। तो दोस्तों छत्रसाय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों छत्रसाय का शासनकाल 1672 ईस्वी से 1684 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि गड़ा के गौड़ वंश के शासक हृदय शाह के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों हृदय शाह के 2 पुत्र थे, एक तो है छत्रसाय, दूसरा है हरि सिंह। अब दोस्तों बात करें 1672 ईस्वी में हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र छत्रसाय जो है गड़ा राज्य का अगला शासक बना। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि छत्रसाय जो है 13 वर्ष शासन करके 1684 ईस्वी में दिवंगत हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों छत्रसाय के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष पढ़ने के लिए है नहीं। तो आइए दोस्तों बात करें हृदय शाह के 2 पुत्र थे, एक तो है छत्रसाय, दूसरा है हरि सिंह। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1672 ईस्वी में हृदय शाह का पुत्र छत्रसाय गड़ा राज्य का अगला शासक बना। और दोस्तों छत्रसाय जो है 13 वर्ष शासन करके 1684 ईस्वी में दिवंगत हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि छत्रसाय के शासन काल में प्रणामी संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु प्राणनाथ जो है रामनगर आए थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों छत्रसाय के शासनकाल में ही भगवंत राय ने जो है वात्स्यनेही संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों वात्स्यनेही संहिता नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? भगवंत राय ने की है। और किसके शासन काल में की है? तो दोस्तों छत्रसाय के शासनकाल में की है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि छत्रसाय के समय प्रणामी संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु प्राणनाथ रामनगर आए थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों छत्रसाय के समय भगवंत राय ने जो है वात्स्यनेही संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों हरि सिंह की। तो दोस्तों हरि सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों हरि सिंह का शासनकाल 1684 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं छत्रसाय के पश्चात कौन शासक बनता है। तो दोस्तों छत्रसाय के पश्चात हरि सिंह शासक बनता है। तो दोस्तों 1684 ईस्वी में हरि सिंह शासक बना, लेकिन दोस्तों 1687 ईस्वी में ही नरेंद्र शाह के मामा जुगराज सिंह ने जो है हरि सिंह की हत्या कर दी। और दोस्तों जब हरि सिंह की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों हरि सिंह की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए उसका पुत्र पहाड़ सिंह शासक बनता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पहाड़ सिंह शासक बनता है तो दोस्तों नरेंद्र शाह जो है विद्रोह कर देता है। तो दोस्तों नरेंद्र शाह के विद्रोह करने के पश्चात जो है पहाड़ सिंह दक्षिण की ओर चला जाता है और मुगल सेना में भर्ती हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही है हरि सिंह के बारे में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1684 ईस्वी में हरि सिंह शासक बना, लेकिन 1687 ईस्वी में नरेंद्र शाह के मामा जुगराज सिंह ने जो है हरि सिंह की हत्या कर दी। अब दोस्तों हरि सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है हरि सिंह के पश्चात कुछ समय के लिए उसका पुत्र पहाड़ सिंह शासक बना, किंतु दोस्तों वह नरेंद्र शाह के द्वारा विद्रोह करने के पश्चात जो है पहाड़ सिंह दक्षिण की ओर चला गया और मुगल सेना में भर्ती हो गया। ठीक, अब दोस्तों हरि सिंह के पश्चात कौन शासक बनता है? तो दोस्तों हरि सिंह के पश्चात नरेंद्र शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1687 ईस्वी से 1731 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि पहाड़ सिंह के जाने के पश्चात नरेंद्र शाह जो है रामनगर पर अधिकार कर लेता है और गड़ा राज्य का अगला शासक बन जाता है। लेकिन दोस्तों बाद में पहाड़ सिंह लौट कर आता है। तो दोस्तों कालांतर में पहाड़ सिंह ने वापस आकर क्या किया? विद्रोह कर दिया। अब दोस्तों पहाड़ सिंह के विद्रोह करने पर पहाड़ सिंह और नरेंद्र शाह के मध्य जो है दूधी नदी के तट पर फतेहपुर का युद्ध होता है। और दोस्तों इस युद्ध में जो है नरेंद्र शाह की पराजय होती है और पहाड़ सिंह की जीत होती है। दोस्तों पहाड़ सिंह की जीत क्यों होती है? तो दोस्तों पहाड़ सिंह की जीत इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों पहाड़ सिंह का साथ मुगल सेना ने दिया था। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहाड़ सिंह के जाने के बाद नरेंद्र शाह ने जो है रामनगर पर अधिकार कर लिया और गड़ा राज्य का अगला शासक बना। अब दोस्तों कालांतर में पहाड़ सिंह लौट कर आता है। तो दोस्तों कालांतर में पहाड़ सिंह ने वापस आकर विद्रोह कर दिया, जिस कारण से दोनों के बीच दूधी नदी के तट पर फतेहपुर का युद्ध हुआ, जिसमें नरेंद्र शाह पराजित हो गया। अब दोस्तों इस विद्रोह में जो है पहाड़ सिंह का साथ किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? मुगल सेना ने दिया था। अब दोस्तों नरेंद्र शाह जब पराजित हो जाता है तो दोस्तों उसने अपनी पराजय के बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया? तो दोस्तों सबसे पहले तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कि हम बात करें नरेंद्र शाह ने अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक बहन मानकुंवरी का विवाह देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद के साथ किया। और दोस्तों नरेंद्र शाह ने अपनी दूसरी बहन दानकुंवरी का विवाह रतनपुर के राजा राज सिंह के साथ करवाया। इसके साथ साथ दोस्तों नरेंद्र सिंह ने अपनी सैनिक स्थिति को सुदृढ़ किया और पुनः पहाड़ सिंह के साथ युद्ध किया। अब दोस्तों पुनः पहाड़ सिंह और नरेंद्र शाह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो दोस्तों पुनः पहाड़ सिंह और नरेंद्र शाह के मध्य केतु गांव का युद्ध होता है। और दोस्तों इस युद्ध में जो है अब नरेंद्र शाह की जीत होती है और यहाँ पर पहाड़ सिंह जो है वह मारा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं
कि जब नरेंद्र शाह पराजित हो जाता है तो दोस्तों इस पराजय के बाद नरेंद्र शाह ने अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक बहन मानकुंवरी का विवाह देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद से व दूसरी बहन दानकुंवरी का विवाह रतनपुर के राजा राज सिंह से करवाया। साथ ही साथ दोस्तों नरेंद्र सिंह ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और पुनः पहाड़ सिंह के साथ युद्ध किया। ठीक, अब दोस्तों पहाड़ सिंह और नरेंद्र शाह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो दोस्तों अब इन दोनों के मध्य केतु गांव का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों नरेंद्र शाह की विजय होती है और यहाँ पर जो है पहाड़ सिंह मारा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें कि 1690 ईस्वी में दोस्तों बुंदेला शासक कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? छत्रसाल होता है। तो दोस्तों 1690 ईस्वी में बुंदेला शासक छत्रसाल के भय से नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी रामनगर से हटाकर कहाँ पर बना ली? तो दोस्तों 1690 ईस्वी में छत्रसाल के भय से नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी रामनगर से हटाकर मंडला बना ली थी। और दोस्तों इसी समय से जो है गड़ा राज्य जो है गड़ा मंडला के नाम से जाना जाने लगा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब गड़ा राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? तो क्या बन गई थी दोस्तों? मंडला बन गई थी। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि बुंदेला शासक छत्रसाल के भय से नरेंद्र शाह ने 1690 ईस्वी में अपनी राजधानी रामनगर से हटाकर मंडला को बना ली और दोस्तों इसी समय से राज्य को गड़ा मंडला कहा जाने लगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मंडला के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों मंडला के किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था और दोस्तों इस किले का निर्माण 1691 ईस्वी से 1731 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके पश्चात दोस्तों 1731 ईस्वी में नरेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि मंडला का किला कहाँ पर है। तो दोस्तों मंडला का किला मंडला में है। इसका निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि इस किले का निर्माण गोंड राजा नरेंद्र शाह द्वारा 1691 ईस्वी से 1731 ईस्वी के मध्य करवाया गया। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि 1731 ईस्वी में नरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई और दोस्तों नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही भानुदत्त मिश्र ने जो है रसमंजरी नामक रचना की थी। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि नरेंद्र शाह के समय भानुदत्त मिश्र ने रसमंजरी लिखी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि नरेंद्र शाह के पश्चात कौन शासक बनता है। तो दोस्तों नरेंद्र शाह के पश्चात महाराज शाह शासक बनता है। तो दोस्तों महाराज शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों महाराज शाह का शासनकाल 1731 से 1741 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि नरेंद्र शाह के पश्चात उसका पुत्र महाराज शाह जो है अगला शासक बना। कब? 1731 ईस्वी में। अब दोस्तों शासक बनते ही महाराज शाह ने जो है भोपाल के यार मोहम्मद की सहायता से पाल पाटिया के विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक, अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि महाराज शाह के शासनकाल में मालवा के भोसले ने 1739 ईस्वी में प्रथम मराठा आक्रमण किया था। ठीक, और दोस्तों यह आक्रमण क्यों किया गया था? तो दोस्तों यह आक्रमण कर वसूलने के उद्देश्य से किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर हमें याद रखना है कि प्रथम मराठा आक्रमण किसके शासनकाल में किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? दोस्तों महाराज शाह के शासनकाल में किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1741 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम ने भी मंडला पर आक्रमण किया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है महाराज शाह की जो है हार होती है। कब? 1741 ईस्वी में, जब पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम मंडला पर आक्रमण करते हैं। तो दोस्तों इस समय जो है महाराज शाह की हार होती है और दोस्तों इस हार से लज्जित होकर महाराज शाह जो है 1741 ईस्वी में अग्नि समाधि ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं महाराज शाह की। तो दोस्तों महाराज शाह जो है नरेंद्र शाह का पुत्र था जो 1731 ईस्वी में अगला शासक बना। अब दोस्तों शासक बनते ही महाराज शाह ने भोपाल के यार मोहम्मद की सहायता से पाल पाटिया के विद्रोह का दमन किया। अब दोस्तों महाराज शाह के शासनकाल में या फिर कहें दोस्तों इसके समय में मालवा के भोसले ने 1739 ईस्वी में प्रथम मराठा आक्रमण किया। दोस्तों याद रखना है अपन को। और दोस्तों यह आक्रमण किस उद्देश्य से किया गया था? तो दोस्तों यह आक्रमण कर वसूलने के उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जो कर वसूलना चाहते थे। इसलिए दोस्तों मालवा के भोसले ने 1739 ईस्वी में जो है महाराज शाह पर आक्रमण किया था। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि 1741 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम ने मंडला पर आक्रमण किया और महाराज शाह को पराजित किया। अब दोस्तों इस पराजय से लज्जित होकर महाराज शाह ने जो है 1741 ईस्वी में अग्नि समाधि ले ली थी।
ठीक। अब दोस्तों महाराज शाह के पश्चात कौन शासक बनता है? तो दोस्तों महाराज शाह के पश्चात जो है शिवराज शाह शासक बनते हैं। ठीक। तो दोस्तों शिवराज शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों शिवराज शाह का शासनकाल 1741 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक रहा। तो आइए दोस्तों बात करें शिवराज शाह की। तो दोस्तों महाराज शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शिवराज शाह जो है 1741 ईस्वी में गढ़ का शासक बना। अब दोस्तों शिवराज शाह के शासनकाल में भी 1742 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम ने जो है मंडला के दुर्ग पर पुनः आक्रमण कर दिया और दोस्तों इन्होंने जो है 18 नवंबर 1742 ईस्वी में मंडला के किले को जीत भी लिया। अब दोस्तों इस किले को हारने के परिणाम स्वरूप जो है शिवराज शाह ने पेशवा को कितने रुपए दिए थे? तो कितने रुपए दिए थे दोस्तों? 4 लाख रुपए दिए थे तथा दोस्तों साथ ही साथ 1 लाख की कर वसूली भी शिवराज शाह से निश्चित की गई थी इस युद्ध के हारने के पश्चात। ठीक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि महाराज शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शिवराज शाह 1741 ईस्वी में गढ़ का शासक बना। अब दोस्तों इसके शासनकाल में भी 1742 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम ने मंडला के दुर्ग पर पुनः आक्रमण कर दिया और दोस्तों 18 नवंबर 1742 ईस्वी को मंडला का किला जीत लिया। अब दोस्तों इस किले को हारने के परिणाम स्वरूप शिवराज शाह ने जो है पेशवा को कितने रुपए दिए? तो दोस्तों पेशवा को 4 लाख रुपए दिए व दोस्तों 1 लाख की कर वसूली निश्चित की गई। किससे? शिवराज शाह से। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवराज शाह के शासनकाल में ही कवि वीर वाजपेयी ने सुदामा चरित्र की रचना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि शिवराज शाह के समय ही कवि वीर वाजपेयी ने सुदामा चरित्र की रचना की। ठीक। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों शिवराज शाह की मृत्यु कब हो गई? तो दोस्तों शिवराज शाह की 1749 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि शिवराज शाह की कोई वास्तविक संतान तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों शिवराज शाह की वास्तविक पत्नी बिलास कुंवरी थी और दोस्तों उनसे उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दोस्तों शिवराज शाह को जो है एक वेश्या से एक पुत्र प्राप्त था, उसका नाम दुर्जन शाह था। तो दोस्तों शिवराज शाह की मृत्यु के पश्चात दुर्जन शाह कुछ समय के लिए शासक तो बना, लेकिन दोस्तों 1749 ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शिवराज शाह की वास्तविक पत्नी बिलास कुंवरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोस्तों शिवराज शाह का एक वेश्या से दुर्जन शाह नामक पुत्र था। अब दोस्तों शिवराज शाह की मृत्यु के पश्चात दुर्जन शाह कुछ समय के लिए शासक बना, लेकिन दोस्तों 1749 ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी गई। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों निजाम शाह की। तो दोस्तों निजाम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों निजाम शाह का शासनकाल जो है 1749 ईस्वी से 1776 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों हम बात करें कि शिवराज शाह के पश्चात निजाम शाह जो है 1749 ईस्वी में गढ़ राज्य का अगला शासक बनता है और दोस्तों निजाम शाह जो था शिवराज शाह का अनुज अर्थात छोटा भाई था। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि शिवराज शाह जो है पेशवाओं के अधीन नियमित कर भेजकर शासक बना रहा। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि निजाम शाह ने जो है पेशवाओं से संधि के अनुसार पनागढ़, देवरी और गौर झामर का क्षेत्र किसे सौंप दिया था? तो किसे सौंप दिया था दोस्तों? पेशवा को सौंप दिया था। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि निजाम शाह जो है दोस्तों 1749 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुआ, जो शिवराज शाह का अनुज अर्थात छोटा भाई था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह पेशवाओं के अधीन नियमित कर भेजकर शासक बना रहा। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इसने पेशवाओं से संधि, इसने अर्थात किसने दोस्तों? निजाम शाह ने जो है पेशवाओं से संधि के अनुसार पनागढ़, देवरी व गौर झामर का क्षेत्र किसे सौंप दिया? तो किसे सौंप दिया दोस्तों? पेशवा को सौंप दिया था। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि निजाम शाह के शासनकाल में ही लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने जो है गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य लिखा था। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि शिवराज शाह के समय में कौन थे? कवि वीर वाजपेयी थे, जिन्होंने सुदामा चरित्र की रचना की थी। और दोस्तों इन्हीं कवि वीर वाजपेयी ने जो है निजाम शाह के शासनकाल में अपनी दूसरी कृति प्रेम दीपिका की भी रचना की है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने जो है संस्कृत के कवि निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित संस्कृत के कवि थे। इन्होंने गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य लिखा था। किसके शासनकाल में दोस्तों? निजाम शाह के शासनकाल में। ठीक। तो दोस्तों गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना हो गई? तो दोस्तों गजेंद्र मोक्ष लक्ष्मी प्रसाद
दीक्षित की रचना हो गई। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवराज शाह के समय कभी वीर वाजपेयी निजाम शाह के समय भी थे। इन्होंने जो है अपनी दूसरी कृति प्रेम दीपिका की रचना किसके समय की, तो किसके समय की दोस्तों, निजाम शाह के समय की। अब दोस्तों 1776 ईस्वी में जो है निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कौन शासक बनता है, तो दोस्तों इसके बाद नरहरि शासक बनता है। और दोस्तों नरहरि का शासनकाल 2 भागों में विभक्त था। तो दोस्तों नरहरि शाह ने पहले 1776 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक शासन किया, और दोस्तों उसके पश्चात इसने 1782 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक शासन किया। तो दोस्तों ये शासन कैसे किया, तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कब इसने 1776 से 1780 ईस्वी तक शासन किया, और इसने कब दोस्तों 1782 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक शासन किया। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सुमेर शाह की दावे की उपेक्षा करके उसके दासी पुत्र महिपाल सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन दोस्तों 1776 ईस्वी में महिपाल को सत्याच्युत करके निजाम शाह का भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठ गया। तो दोस्तों नरहरि शाह कब गद्दी पर बैठ गया, तो दोस्तों नरहरि शाह 1776 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। अब दोस्तों नरहरि के शासनकाल में 1780 ईस्वी के आसपास पेशवा विसांजी चांदोरकर ने गड़ा मंडला पर आक्रमण करके गड़ा मंडला पर अधिकार कर लिया, और दोस्तों नरहरि शाह को कैद कर लिया। और दोस्तों नरहरि शाह के स्थान पर पेशवा विसांजी चांदोरकर ने जो है 1780 ईस्वी में सुमेर शाह को गड़ा राज्य का नया शासक नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है नरहरि शाह का यह प्रथम शासनकाल हो गया, जो कि 1776 ईस्वी से 1780 ईस्वी के मध्य रहा। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सुमेर शाह की दावे की उपेक्षा करके उसके दासी पुत्र महिपाल सिंह को गद्दी दी गई। लेकिन दोस्तों 1776 ईस्वी में महिपाल को सत्याच्युत करके निजाम शाह का भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नरहरि शाह जो है 1776 में गद्दी पर बैठ गया। अब दोस्तों नरहरि शाह के शासनकाल में जो है 1780 ईस्वी के आसपास पेशवा विसांजी चांदोरकर ने गड़ा मंडला पर आक्रमण करके गड़ा मंडला पर अधिकार कर लिया, और दोस्तों यहाँ पर जो है पेशवा विसांजी चांदोरकर ने जो है नरहरि शाह को कैद कर लिया। और दोस्तों पेशवा विसांजी चांदोरकर ने जो है नरहरि शाह के स्थान पर अब सुमेर शाह को गड़ा राज्य का नया शासक नियुक्त कर दिया। ठीक, लेकिन दोस्तों सुमेर शाह को गड़ा राज्य का अगला शासक तो नियुक्त कर दिया, लेकिन दोस्तों कुछ समय के पश्चात जो है सुमेर शाह स्वयं को मराठाओं से स्वतंत्र करने का प्रयत्न करने लगा। अब दोस्तों जैसे ही सुमेर शाह स्वयं को मराठाओं से स्वतंत्र करने का प्रयत्न करने लगा, तो दोस्तों उसके परिणाम स्वरूप 1782 ईस्वी में पेशवा विसांजी चांदोरकर व सुमेर शाह के मध्य एक युद्ध होता है। तो वह युद्ध कौन सा था दोस्तों, तो दोस्तों पेशवा विसांजी चांदोरकर व सुमेर शाह के मध्य 1782 ईस्वी में मानगढ़ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में दोस्तों सुमेर शाह की हार होती है और पेशवा विसांजी चांदोरकर की जीत होती है। और दोस्तों जब पेशवा विसांजी चांदोरकर की जीत होती है तो पेशवा विसांजी चांदोरकर जो है सुमेर शाह के स्थान पर अब किसको गड़ा राज्य का शासक बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पेशवा विसांजी चांदोरकर सुमेर शाह के स्थान पर नरहरि शाह को पुनः गड़ा राज्य का शासक बना देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किंतु कुछ समय पश्चात सुमेर शाह स्वयं को मराठाओं से स्वतंत्र करने का प्रयत्न में लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1782 ईस्वी में पेशवा विसांजी चांदोरकर व सुमेर शाह के मध्य मानगढ़ का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दोस्तों सुमेर शाह की हार होती है। इसके पश्चात दोस्तों पेशवा विसांजी चांदोरकर ने मराठाओं के अधीन वापस नरहरि शाह को शासक नियुक्त किया। और दोस्तों यहाँ पर जो है 1782 में पुनः जैसे नरहरि शाह शासक बना, तो दोस्तों यहाँ पर नरहरि शाह ने 1782 ईस्वी में मराठाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर आइए देख लेते हैं हम कि 1782 ईस्वी में नरहरि शाह ने मराठाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब दोस्तों जब इसने युद्ध की घोषणा कर दी तो मराठाओं व नरहरि शाह के मध्य कौन सा युद्ध होता है, तो दोस्तों मराठाओं व नरहरि शाह के मध्य तेजगढ़ का युद्ध होता है। तो दोस्तों 1782 ईस्वी के आसपास दमोह जिले के तेजगढ़ नामक स्थान पर नरहरि शाह व पेशवा सरदार मोरारजी के मध्य
कौन सा युद्ध होता है? तो कौन सा युद्ध होता है? तो दोस्तों तेजगढ़ का युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों जो है नरहरि शाह व उनके सहायक गंगागिरी गोसाई की हार होती है व पेशवा सरदार मोरारजी की जीत होती है। तो दोस्तों इस हार के पश्चात नरहरि शाह जो है भागकर कहाँ पर शरण ले लेते हैं? तो दोस्तों इस हार के पश्चात नरहरि शाह भागकर चौरागढ़ के किले में शरण ले लेते हैं और उसे अपना गढ़ बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखें कि इस समय लगभग संपूर्ण गढ़ मंडल राज पर मराठाओं का अधिकार हो चुका था। तो दोस्तों कालांतर में 1784 ईस्वी में मराठाओं ने जो है चौरागढ़ पर भी अधिकार कर लिया और नरहरि शाह को पकड़कर खुरई के किले में कैद कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर कैद रहते हुए 1804 ईस्वी में जो है नरहरि शाह की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका दूसरा शासनकाल 1782 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। तो आज दोस्तों देख लेते हैं तेजगढ़ के युद्ध की बात करें कि दिसंबर 1782 ईस्वी के आसपास दमोह जिले के तेजगढ़ नामक स्थान पर नरहरि शाह व सरदार मोरारजी की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में नरहरि शाह व उनके सहायक गंगागिरी गोसाई की पराजय हुई। अब दोस्तों इस पराजय के पश्चात जो है नरहरि शाह भागकर चौरागढ़ के किले में गए हुआ उसे अपना गढ़ बना लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग संपूर्ण गढ़ मंडल राज पर मराठाओं का अधिकार हो चुका था। तो दोस्तों कालांतर में 1784 ईस्वी में मराठाओं ने चौरागढ़ पर भी अधिकार कर लिया और दोस्तों नरहरि शाह को पकड़कर खुरई के किले में कैद कर दिया, जो कि दोस्तों सागर जिले में है, जहां पर दोस्तों 1804 ईस्वी में नरहरि शाह की मृत्यु हो गई। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया नरहरि शाह के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सुमेर शाह की। तो दोस्तों सुमेर शाह का भी शासनकाल दो भागों में विभक्त है। एक तो है शासनकाल उसका दोस्तों 1780 से 1782 ईस्वी तक और दूसरा है दोस्तों 1804 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सुमेर शाह की। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको पढ़ते पढ़ते समझ भी लेंगे कि कैसे इसका शासनकाल दो भागों में विभक्त हुआ। तो दोस्तों बात करें हम कि 1780 ईस्वी में पेशवा विशांजी चांदोरकर की सहायता से यह शासक बना। लेकिन दोस्तों कुछ समय पश्चात सुमेर शाह ने जो है स्वयं को मराठाओं से स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया। जब दोस्तों इसने स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया तो उसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों 1782 ईस्वी में विशांजी चांदोरकर व सुमेर शाह के मध्य मानगढ़ का युद्ध हुआ और दोस्तों इस युद्ध में जो है सुमेर शाह की पराजय हुई और दोस्तों पराजय के पश्चात पेशवा विशांजी चांदोरकर ने इसे दमोह के जटाशंकर किले में कैद कर दिया। ठीक, तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1780 ईस्वी में पेशवा विशांजी चांदोरकर की सहायता से यह शासक बना, किंतु कुछ समय पश्चात वह स्वयं को मराठाओं से स्वतंत्र करने का प्रयत्न करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 1782 ईस्वी में पेशवा विशांजी चांदोरकर व सुमेर शाह के मध्य मानगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोस्तों सुमेर शाह की पराजय हुई व विशांजी चांदोरकर ने इसे दमोह के जटाशंकर किले में कैद कर लिया। ठीक, अब दोस्तों जब सुमेर शाह पराजित हो गया तो दोस्तों सुमेर शाह पराजित हो गया तो इसके बाद जो है पेशवा विशांजी चांदोरकर ने मराठाओं के अधीन वापस नरहरि शाह को शासक नियुक्त किया। तो दोस्तों नरहरि शाह को यहाँ पर शासक नियुक्त किया कर दिया। तो यह दोस्तों नरहरि शाह यहाँ से लेकर 1804 ईस्वी तक शासन करता है और 1804 ईस्वी में दोस्तों जो है नरहरि शाह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों नरहरि शाह की मृत्यु के पश्चात जो है 1804 ईस्वी में सुमेर शाह पुनः शासक बन जाता है। ठीक, और 1804 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक सुमेर शाह शासक बना रहता है दोबारा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों इसका शासनकाल दो भागों में विभक्त था। अब दोस्तों इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सुमेर शाह के शासनकाल में ही गोंडवाना राज्य जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि किसके शासनकाल में गोंडवाना अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो किसके शासनकाल में दोस्तों? सुमेर शाह के शासनकाल में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों कि इसी के शासनकाल में गोंडवाना राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों गढ़पुरवा महल का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ पर करवाया था? तो दोस्तों गढ़पुरवा महल का निर्माण सुमेर शाह ने मंडला में करवाया था और दोस्तों इसी गढ़पुरवा के महल में कालांतर में इसके पुत्र शंकर शाह है और शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन क्लार्क गिरफ्तार करता है और इस महल को नष्ट कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों कैप्टन क्लार्क जो है शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुँह पर बांधकर उनको उड़ा भी देता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं गढ़पुरवा का महल। तो दोस्तों गढ़पुरवा का महल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? मंडला में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों? सुमेर शाह ने करवाया। तो दोस्तों
यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। गढ़पुरवा महल में एक घटना भी हुई थी। तो दोस्तों वह घटना क्या थी? तो दोस्तों इसी गढ़पुरवा के महल में कालांतर में इसके पुत्र शंकर शाह और शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन क्लार्क ने गिरफ्तार किया था तथा महल को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये हो गया सुमेर शाह के बारे में। और दोस्तों यह जो है हमारा गढ़ के गोंड वंश से संबंधित अंतिम वीडियो है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।